जय हिंद मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दो। कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हो, ताकि जो है सेशन को हम टाइमली फटाक से शुरू कर सके। तो जल्दी से ये सेशन शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए ताकि ये सेशन टाइमली आप लोगों के लिए शुरू। आज से आप लोगों को इस पूरे वीक में लैंड फॉर्म कराऊंगा। क्यों लैंड फॉर्म कराया जाएगा वो समझ लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल बहुत आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या है ना, संशय बहुत रहता है। बहुत इजी टॉपिक है, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इसको हार्ड समझते हैं। क्यों समझते हैं, इसका कारण जो है वो अभी तक तो समझ में नहीं आया। कारण ये है कि आप ऐसे टॉपिक को स्किप, जो कारण समझ में आता है मुझे वो यही है कि आप लोग ऐसे टॉपिक को स्किप करके चल देते हैं कि चलो इसको नहीं करना है। तो ऐसा काम नहीं करिए, इन टॉपिक्स को स्किप करके नहीं चला करिए। बहुत इजी टॉपिक है जहां से आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। और आप अपने पिछले 10 साल के सारे पेपर उठा करके देख लीजिए। किसी किसी साल तो 3-3 सवाल आए हुए हैं लैंड फॉर्म से, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म से 3 सवाल 4 सवाल तक आ चुके हैं एक एक पेपर में। मतलब एक एक साल में कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि 3 सवाल 4 सवाल तक आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है भाई, कि इस टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में तैयार कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको फ्लूवियल, ग्लेशियल, एवोलिन, इन सबको अलग अलग बाइफर्केट किया है, अलग अलग डिवाइड किया है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न आए, इसीलिए मैंने ये काम किया है कि इसको बाइफर्केट कर दिया। चाहता तो मैं लैंड फॉर्म को एक ही क्लास में कवर कर सकता था, बट मैंने ऐसा सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए और एग्जाम हॉल में आप पैनिक नहीं रहें किसी भी लैंड फॉर्म्स को लेकर के। चलिए बात करते, पीछे आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ शेड्यूल दिख रहा होगा। ये शेड्यूल जो है आप लोगों का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के महा रिवीजन बैच का शेड्यूल है। इस महा रिवीजन बैच में आप लोगों को डेली दोपहर 12 बजे यूट्यूब पर क्लासेस कराई जाती हैं और 2 बजे आप लोगों की क्लासेस कहां होती हैं, ऐप पर। तो भाई ये दोनों को ध्यान में रखे रहिए और टाइम टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप दोपहर 12 बजे की और 2 बजे की दोनों क्लासेस को आप टाइमली ले पाए। कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको चीजें जो है वह आसानी से ग्रैप्स हो सके, चीजें समझ में आ सके और लास्ट मोमेंट पर आपको कहीं भी जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहां पर एक खास बात और जानिए कि 20 तारीख से आगे का जो शेड्यूल है वह आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर के महामैराथन तक की क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा साइंस का एमसीक्यू आज आप लोगों ने यूट्यूब पर किया होगा, तो ये ध्यान में रखे रहिए। टाइम जो है नोट डाउन करिए, आपका 12 बजे दोपहर को यूट्यूब पर और 2 बजे जो है आपकी क्लासेस कहां होती हैं, ऐप पर होती हैं। इनवाइट के ऐप पर फ्री क्लासेस हैं आप सभी के लिए। तो ये रिवीजन बैच को जरूर से जरूर अटेंड करिए सारे लोग, ताकि आपको जो है कहीं पर दिक्कत का सामना न करना पड़े। जय हिंद पल्लवी जी, रोहित जी, आमिर जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, चलिए फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं। फ्लूवियल का मतलब समझते हैं, कौन सी भाषा का शब्द है फ्लूवियल। देखिए फ्लूवियल शब्द जो है लैटिन भाषा के फ्लूवियस शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है रिवर यानी नदी, बहता हुआ जल, जो कि एक फिक्स पाथ पर होकर के बह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ वाटर कहेंगे। और उसी से बनता है फ्लूवियस शब्द, रिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैटिन लैंग्वेज में, उसी से बना हुआ है फ्लूवियल वर्ड। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा कि फ्लूवियल शब्द कहां से आया है, लैटिन भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखे रहिएगा। और इसमें बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर है। क्यों बहुत सारे स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो नदियां हैं उनका जो फ्लो है
कहीं से मान लीजिए वो झीलों से निकल रही हैं, किसी और नदी से निकल करके जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी जिनको कहते हैं, या किसी पर्वत क्षेत्र से निकल करके आ रही, किसी वाटर रिसोर्स से निकल करके आ रही हैं, तो इन नदियों के सोर्सेस को अगर हम देखें तो पूरे पृथ्वी पर जितना वाटर मौजूद है, जो स्थलीय जल है, उसके 68% की अगर हम बात करें तो फ्लूवियल फॉर्मेट में। 68% जल जो है पृथ्वी का वह बहते हुए जल के स्रोत के रूप में है, स्थिर जल के स्रोत के रूप में नहीं है। यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई नदी फ्लो कर रही है या कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो वो 3 तरीके की धाराओं को बनाएगी। भाई जब वो चलेगी, जैसे मान लीजिए कोई चीज पैदा होती है तो हम क्या कहते हैं, वो यंग एज में है, युवावस्था में है। युवावस्था में क्या है ना कि आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं, दुनिया भर के सवाल आपके दिमाग में बने रहते हैं, और रन ऑफ के लिए क्या है ना कि आप लुढ़कते चलते हैं, मतलब सीधा तो चलेंगे नहीं, कभी लुढ़कते कभी इधर करके। नदी के साथ भी वही है, या स्ट्रीम धाराओं के साथ भी वही है, वो लुढ़कते हुए चलता है यूथ स्टेज में। जब हम बात करते हैं इसके कि जब नदी ओरिजिनेट हुई है, जैसे ही नदी आगे की तरफ बढ़ती है यानी यूथ होती है, युवा होती है, तब नदी का जो कटान है वह अलग तरीके का होने लगता है और वहां पर लैंड फॉर्म्स अलग अलग बनते हैं। लेकिन अगर हम इनको लेकर के देखें तो जब नदी ओरिजिनेट होती है तो सिर्फ और सिर्फ इरोजन करती रहती है, कटान करती रहती है। आप देखेंगे किसी बच्चे से कभी बात किया है, बच्चा क्या करेगा, आप कोई भी बात करोगे उस बात को काट करके अपनी बात बोलेगा, है ना, और आपसे सवाल खूब करेगा। तो नदियां भी शुरुआती दौर में ऐसी ही, शुरुआती दौर की नदियां क्या हैं, खूब कटान करती हैं। यानी शुरुआती दौर में नदियों की अगर हम बात करें तो इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा है, अपर्दन की क्रियाएं ज्यादा करती हैं, और इसीलिए इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। तो मेजर लैंड फॉर्म्स जो इनिशियल स्टेज में बनते हैं वो इरोजनल लैंड फॉर्म्स होते हैं, अपर्दन की क्रिया के कारण बनने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही यंग फेज से नदी मैच्योर फेज में आती है ना, जैसे ही नदी जो है थोड़ा मैच्योर होती है जो है, तब नदी क्या करती है, दोनों काम। जैसे ही आप कोई चीज सीख जाते, समझ जाते हैं, यानी अपनी आप टीनेज पार कर चुके, 19 वाली अवस्था पार कर चुके होते हैं, तब जद्दोजहद शुरू हो जाती है। तब आप क्या करते हैं, इरोजनल और सेडिमेंटेशन दोनों करते हैं, यानी अपर्दन और निक्षेपण दोनों करते हैं। तो फ्लूवियस स्ट्रक्चर के साथ भी यही होता है। जितने भी बहाव वाली संरचनाएं हैं, नदी, धाराएं या बारिश का पानी, सबके साथ यही होता है। जैसे ही वो जो है मैच्योर फेज की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो वो क्या करेगी, इरोजनल एक्टिविटी एंड सेडिमेंटेशनल एक्टिविटी, यानी अपर्दन के कारण बनने वाली जो तमाम सारी भू आकृतियां हैं वह भी बनाएगी, और जमाव के कारण बनने वाली जो तमाम सारी भू आकृतियां हैं उनका भी निर्माण करेगी। लेकिन जब नदी ओल्ड एज में आ जाती है, तब वृद्ध होने पर क्या होता है, वो हर जगह क्या करता है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति से मिले हो, कभी वृद्ध व्यक्ति से मिलोगे तो वो आपको ज्ञान देता रहेगा, हर बात पर ज्ञान की, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये चीजें कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा कि भाई जब जो है आप किसी ओल्ड एज वाली नदी की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आपको डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बहुत मिलते हैं, यानी निक्षेपण की प्रक्रिया या अवसादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भू आकृतियां बनकर के आती हैं वह दिखाई देने लगती हैं। यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि नदियों के इन स्ट्रक्चर को बनाने को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटियां उसमें शामिल होती हैं। जैसे अगर हम बात करें केमिकल इरोजन, न सिर्फ जो है यहां पर मैकेनिकल इरोजन होता है बल्कि केमिकल एक्टिविटी के कारण भी इरोजन होता है, जिसको हम संचरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन को हम संचरण कहते हैं, हिंदी आपका अनुवाद जो एग्जाम करता है संचरण करता है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, पता चले कि संचरण जो है लिख करके आ रहा है और आप वहां पर जो है गड़बड़ी मचाए पड़े हुए हैं, कहानी आपकी खराब हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। जैसे ही संचरण शब्द आए
आपके दिमाग में तुरंत क्या घूमना चाहिए कि भाई केमिकल इरोजन की बात कर रहा है, यहां पर जो अपरदन हो रहा है वह जुड़ करके हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि किस तरीके से यह जुड़ाव के साथ हो रहा है। इसके अलावा एरिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। एट्रिशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें, एट्रिशन में क्या होता है, जो परिवहन ढो करके लाई गई सामग्री है उसको आपस में रगड़ होती रहती है ड्यू टू द स्विरलिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है, स्विरलिंग होती रहती है, घूमती रहती है। तो एट्रिशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ढो करके लाई गई सामग्री है वह टूटती रहती है। यानी जब ढो करके लाई गई सामग्री आपस में टकरा करके टूटती है तब उस प्रोसेस को हम एट्रिशन कहते हैं। तो समझिए, केमिकल इरोजन, इरोजन अलग है, केमिकल इरोजन अलग है। आपसे एट्रिशन पूछ लिया जाए तो वो अलग है। इसके अलावा फ्रिक्शन वह अलग है, घर्षण। अब नदियों द्वारा जब जो है जैसे ठोस भार जो है चट्टानों पर ला करके लगातार प्रहार करता है। मान लीजिए किसी जगह पर चट्टान है और यहां से कैरी आउट करके ले आया गया एक पत्थर और इस चट्टान के ऊपर वह गिरा, तो इसके ऊपर चोट करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई नदी बह रही है और वह चट्टानी टुकड़ों को तोड़ के ला रही है, तो क्या करेगी, किसी वहां पर स्थित चट्टान के ऊपर उसको स्ट्राइक कराएगी, उस पर टकराएगी। अब इसको अलग तरीके से हम कहेंगे, यानी क्या होगा, वहां पर घर्षण लगेगा। अब इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको संक्षारण कहते हैं। तो ध्यान में रखे रहिएगा, संक्षारण की प्रोसेस में केमिकल इरोजन है। अब कभी भी एक वर्ड और यूज किया जाता है, डाउन कटिंग। नदी जब फ्लो आउट करती है कहीं से, किसी भी एरिया से, तो दो तरीके का कटिंग करती है। एक जो है लैटरल कटिंग करती है जिसको हम पार्श्व क्षरण कहते हैं, और एक डाउन कटिंग करती है जिसको हम ऊर्ध्वाधर क्षरण कहते हैं। कहने का मतलब है दो प्रकार की इरोजनल एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, एक है लैटरल और दूसरी क्या है आपको वर्टिकल। तो पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की एक्टिविटी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त कभी कभी नदियां क्या होती हैं, यह प्रवाह की दिशा से दूर चली जाती है। दूर चली जाती है तो स्ट्रीम चैनल उनका क्या होता है, लंबा होता चला जाता है। तो जो उनका चैनल है वह लंबा होता चला जाता है। इसको हम कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन का मतलब कि जहां पर धारा, चैनल या कोई जो जल प्रवाह है वह उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह उत्पत्ति के प्रवाह की दिशा दूर तक घूमते हुए एक बड़ा क्षेत्र कवर कर लेती है, तब हम कहते हैं कि स्ट्रीम चैनल जो है वो काफी लंबा हो गया है ड्यू टू द हेडवर्ड इरोजन। जैसे अगर आप देखेंगे तो जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री लेती है तो वह एक लंबा कर्वेचर पाथ लेते हुए नामचा बरवा से घूमते हुए यांग्याप पास से एंट्री लेती है। समझ में आया? तो ये हेडवर्ड इरोजन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है। हाइड्रोलिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एक्टिविटी। होता क्या है कि नदी के पानी द्वारा सामग्री दूर ले जाई जाती है जिसमें मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, और चट्टानों में इसके कारण क्या होता है, दरारें पड़ती रहती, क्रैकिंग पड़ती रहती है और चट्टानें विघटित होकर के टूटती रहती हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वाटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण भी इरोजनल एक्टिविटी होती है, अपरदन की क्रिया होती है, जो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चर की बात रह जाएगी। इसके अलावा एक आता है ब्रीडिंग की प्रोसेस। जब भी आपको ब्रीडिंग की प्रोसेस की बात कही जाए तो जो मेन चैनल है वो कई संकरे छोटे छोटे चैनल में डिवाइड हो जाता है। यानी एक चोटी से गिरने वाली नदी वह क्या होती है, जब आती है तो कई छोटे छोटे चैनलों का नेटवर्क बना करके फिर पानी लेकर के आगे बढ़ती है। तो इसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। जब कोई नदी छोटे छोटे कई सारे चैनलों को कनेक्ट करते हुए अपने स्वरूप को ग्रहण करती हुई चलती है तो यह प्रोसेस कहलाती है ब्रीडिंग। तो इस तरीके के टर्म आप लोगों के एग्जाम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले टर्म समझा दिए आपको कि केमिकल इरोजन क्या है, ब्रीडिंग क्या है। तो इन सब टर्म को अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे
तो स्ट्रक्चर में जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर बताना शुरू करूंगा आगे, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। नाउ कम टू द फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म की तरफ चलते हैं। क्या है, कैसे है, किस तरीके की आकृतियां बनाता है, इनको एक एक करके करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि फ्लूवियल का क्या मतलब हुआ। दोज स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, बहते हुए पानी द्वारा बनने वाली आकृतियां, नाम से ही जाहिर है ये कैसे बन रहे हैं, बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, चाहे वो रिवर का हो या किसी स्ट्रीम या धारा का। ठीक है, अब ये ड्यू टू द कंबाइंड फ्लो हो सकते हैं। वाटर फ्लो के इरोजनल और सेडिमेंटेशन दोनों प्रकार की एक्टिविटी के कारण हो सकते हैं, यानी अपर्दन की प्रक्रिया और अवसादन या निक्षेपण की प्रक्रिया, इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के परिणाम है यह फ्लूवियल स्ट्रक्चर। क्लियर है? कहीं कोई सवाल है आपके दिमाग में तो पूछ लीजिएगा। अब एक एक स्ट्रक्चर को उठाते हैं और डिटेल करना शुरू करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं? ये कैसे बनते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? नाउ कम टू द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द फ्लूवियल एक्टिविटी। हम संरचनाओं की बात करते हैं जो फ्लूवियल एक्टिविटी के कारण बनते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैली यानी घाटी की। ठीक है, वैली का मतलब क्या हो गया, घाटी। अब यहां पर समझिएगा, वैली का मतलब होता है लो लाइंग एरिया बिटवीन माउंटेन्स और बिटवीन हिल्स, यानी दो पर्वतों के बीच या दो पहाड़ियों के बीच या दो ऊंचे क्षेत्रों के बीच का एक निचला स्थान। जनरली इनका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों और ग्लेशियर द्वारा इरोजनल एक्टिविटी के कारण होता है। जब नदियां और ग्लेशियर जो है यह अपर्दन की प्रक्रिया लगातार करते हैं, तब इस तरीके के स्ट्रक्चर, इस तरीके की संरचनाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि घाटियां अलग अलग आकार प्रकार की हो सकती है। कश्मीर घाटी जैसी बड़ी घाटी से लेकर के आप जो है छोटी छोटी घाटियों को भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी घाटियां हैं जो अपने अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध हैं। जैसे एक घाटी जिसकी विशेषता मैं आप लोगों को पिछले कुछ यूट्यूब लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो वहां पर मैंने बता रखी है, उसको सुसाइडल वैली ऑफ द बर्ड कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों की आत्महत्या घाटी कहा जाता है। अब आप में से कौन बताने वाला है कि विच वैली इज नोन एज सुसाइडल वैली ऑफ द बर्ड? किसको पक्षियों, कौन सी घाटी को पक्षियों की आत्महत्या घाटी कहते हैं? कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करें। छिछले से लेकर के बहुत डीप तक हो सकती हैं घाटियां। अब आपसे एक सवाल मैंने किया है, पिछले कुछ यूट्यूब लेक्चर अगर आप लोगों ने हमारे लिए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर डेफिनेटली दे पाएंगे। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है? कटिंगा वैली, ध्यान से दिमाग में रखे रहिएगा। कटिंगा वैली इज नोन एज सुसाइडल वैली ऑफ द बर्ड। कटिंगा घाटी को हम क्या कहते हैं, पक्षियों की आत्महत्या घाटी कहते हैं। तो ये पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिए, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है। नाउ वी शेप वैली, वी आकार की घाटी। दिस टाइप ऑफ वैली फॉर्म बाय द वर्टिकल इरोजन, इस प्रकार की घाटी का निर्माण ऊर्ध्वाधर क्षरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। वी शेप वैली आर नैरो, स्टीप साइडेड, बहुत तीव्र ढाल होती है। आप देखिए इस तरीके से जो है आपको यहां पर एरो से दिखाया है मैंने, ये बहुत ही ज्यादा जो है तीव्र ढाल वाली होती है। डिस्टिंक्ट वी शेप आपको दिखाई देगा,
एग्जैक्टली वी शेप आपको पता भी चलेगा। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द वर्टिकल इरोजन और डाउनवर्ड कटिंग ऑफ रिवर और स्ट्रीम। यहां पर एक धारा है जो लगातार वर्टिकल इरोजन करती चली गई है, लगातार ऊर्ध्वाधर क्षरण करती चली गई है, और इसके वजह से इस प्रकार की घाटियां बन करके आई है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वी शेप वैलियां जब धीरे धीरे और बड़ी होती चली जाती हैं और काफी बड़े स्वरूप में आती हैं, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी वी शेप वैली की अगर हम बात करें, वी आकार की घाटी की बात करें, तो कौन सी नदी बनाती है? गंडक रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी वी शेप की वैली कौन सी नदी बनाती है? तो गंडक रिवर बनाती है। ये ध्यान में रखे रहेगा, वी आकार की घाटी। क्लियर है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वी शेप वैली, गार्ज, कैनियन। ठीक है, तो वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, यू आकार की घाटी, इन सब में बहुत अंतर होता है। आप लोगों को अंतर पता है कि नहीं पता है? कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं वी शेप वैली का मतलब गार्ज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गार्ज अलग है, वी शेप वैली अलग। आप लोगों को अंतर पता है कि नहीं? भाई, आप लोगों की तैयारी के लिए सीडीएस और सीएपीएफ का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर चल रहा है। अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 बैच। ये बैच आप सभी लोगों के लिए फ्री है, तो जाकर के जल्दी से जल्दी क्लासेस में खुद को रजिस्टर करिए। क्लासेस में जाकर के आपको क्या करना होता है? रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना होता है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप प्री क्लास एक्टिविटी करके क्लास में आइए और पूरी क्लास अटेंड करिए। देन पोस्ट क्लास एक्टिविटी 24 आवर के लिए ओपन होती है। पोस्ट क्लास एक्टिविटी कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही सारी क्लासेस को आप कर डालिए, पूरे वीक की क्लास शेड्यूल है, उनको आप करते रहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए यहां पर समझिए वी शेप वैली बनती कैसे, वी आकार की घाटी बनती कैसे है, किस प्रकार से बनने की प्रक्रिया यहां पर चलती है, उनको देखते हैं। पहले मैप में समझ लीजिए, यहां से समझिए कैसे वी आकार की घाटी बनती है। पहले क्या होता है, नदी या जो स्ट्रीम होती है वह वर्टिकल इरोजन करती रहती है। रिवर डिस्चार्ज जो है वह स्विरलिंग की प्रोसेस करता रहता है। स्विरलिंग का मतलब है जो इसमें पार्टिकल आ रहे हैं नीचे की तरफ, उनको यह लगातार घुमाता रहता है। यानी आगे बढ़ने के क्रम में जो पार्टिकल हैं वह क्या करते रहते हैं? ऐसे घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, और इस नाचने की प्रक्रिया में ड्रिल मशीन की तरह ये काम करना शुरू कर देते हैं और ड्रिलिंग करते चले जाते हैं। समझ रहे? जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आते हैं धारा में नीचे की तरफ जो है, वो प्रवाह के कारण क्या होता है? स्विरलिंग स्टार्ट कर देते, घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी घूमने के क्रम में वह इरोजनल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, और बहुत तेजी से घाटी को क्या करेंगे? गहरा और गहरा और गहरा करते चले जाएंगे। लेकिन स्विरलिंग की प्रोसेस के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो आसपास का एरिया है, अब यहां की मिट्टी आसपास के आने वाले क्लाइमेटिक कंडीशन या जो है जो बारिश का पानी वगैरह आ रहा है उसके कारण धीरे धीरे यहां पर फ्लो के कारण क्या होगा? यह टूटना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसमें क्षरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये टूटना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्रैकिंग जब इसमें पूरी तरह से पड़ जाएगी तो ये क्रैकिंग गिरनी शुरू हो जाएगी। इसमें ये क्रैकिंग जो है पूरी तरह से इसमें मूव डाउन करेगी, और अंततः एक कंप्लीट वी शेप वैली आपके सामने आ जाएगी। कंप्लीट वी आकार की घाटी आपके सामने दिखाई देगी। तो वी आकार की घाटी बनती कैसे है वो समझ में आया कि नहीं आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आई शेप्ड वैली, आई आकार की घाटी। जैसे सपोज करिए कि वी आकार की घाटी बन रही है, वी शेप वैली लगातार बनती चली जा रही है, लेकिन नीचे की तरफ बहुत कठोर चट्टान आ गई स्विरलिंग की प्रोसेस से, और लगातार जो है साइड किनारों के टेरासेस के ढहते चले जाने से, जो किनारे हैं उनके ढहते, जिनको बोलते हैं टेरासेस, आगे पढ़ेंगे,
फ्लूवियल स्ट्रक्चर वो भी है। तो उनके ढहते चले जाने के कारण क्या होता है कि वह एक अलग वी आकार लेता चला जाता है। लेकिन अगर कोई नीचे कठोर चट्टान आ गई, हार्ड रॉक आ गई, जब तक सॉफ्ट रॉक मिली है तब तक तो स्विरलिंगी प्रोसेस से कटते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीजें होती रहती है। लेकिन जैसे ही हार्ड रॉक मिली, अब नीचे की तरफ कटान बंद हो जाएगा, यानी वर्टिकल इरोजन की प्रोसेस वह क्या होगी, थम जाएगी, रुक जाएगी। अब ये क्या करेंगे, किनारे किनारे पर इरोजन शुरू कर देंगे। यानी पहले कैसे कर रहे थे, वर्टिकली कर रहे थे, अब ये क्या करने लगे, लैटरल करने लगे, या पार्श्व रूप में इरोजन करने लगे, और इस आकार में ऐसे घाटी बन करके आ जाती है। दैट टाइप ऑफ वैली इज नोन एज आई शेप्ड वैली, क्योंकि इसका आकार कैसा है, आई के आकार का है। Why this valley is known as I-shaped valley? इस प्रकार की घाटी को हम आई आकार की घाटी क्यों कहते हैं? अब कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की घाटी का निर्माण इरोजनल एक्टिविटी के कारण हो। टेक्टोनिक एक्टिविटी आल्सो हेल्प टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ वैली। टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी विवर्तन की प्रक्रियाएं, कहने का मतलब है कि भूगर्भिक हलचल, प्लेट टेक्टोनिक, ये सब भी इस प्रकार की घाटी के निर्माण में बहुत मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है जिसमें ढेर सारी लेक पाई जाती है, वह इसी प्रकार के वैली का, आई शेप्ड वैली का ही एग्जाम्पल है। एंड इट फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट, यह टेक्टोनिक या विवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली आकृति है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ढेर सारी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ढेर सारी लेक बन गई हैं, और उन्हीं लेक में से दुनिया की सबसे लंबी नदी भी निकलती है। जैसे अगर हम देखें तो आपको यहां से यहां तक ढेर सारी लेक दिखाई दे रही हैं इस रिफ्ट वैली में। इस रिफ्ट वैली, दरार या भ्रंश घाटी में क्या हो रहा है, जो अफ्रीका की दरार या भ्रंश घाटी है उसमें आपको ढेर सारी लेक दिखाई देंगी। लेक एडवर्ड, लेक कीवू, ठीक है, लेक मलावी, टेंगानिका, ठीक है, जिसका नया मलावी, जिसका नया नाम न्यासा हो गया है। तो तमाम सारी लेक है इस पूरे, जो अगर हम बात करें ईस्ट अफ्रीकन वैली में, जो सबसे बड़ी लेक में से एक है वह है टेंगानिका, विच इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी जो झील है वो क्या है, टेंगानिका, विच मेक बॉर्डर ऑफ जाम्बिया, जायरे, बुरुंडी एंड तंजानिया, जो जाम्बिया, जायरे, बुरुंडी और तंजानिया का बॉर्डर बनाती है। यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा, इधर रिफ्ट वैली है, इधर रिफ्ट वैली है, लेकिन बीच में एक लेक है, इस रिफ्ट वैली के बाहर है। इस लेक का नाम क्या है, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया लेक विच मेक बॉर्डर ऑफ केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित जो विक्टोरिया झील है, इट इज आउटसाइड द रिफ्ट वैली, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यह पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी के बाहर है, कवर्ड विद द रिफ्ट वैली बट नॉट द पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। सो ये ध्यान में रखे रहिएगा, अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में से कौन झील जो है रिफ्ट घाटी का हिस्सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया लेक हो जाएगा। विक्टोरिया लेक रिफ्ट घाटी से दोनों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन ये रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? आई शेप वैली समझ में आया कि नहीं आया, और यहां से पूछे जाने वाले सवाल आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए? नाउ गार्ज, जनरल टर्म में एसएससी लेवल तक की क्लासेस में क्या होता है कि लोग बता देते हैं, और बहुत सारी किताबों में लिखा भी है कि वी शेप वैली इज नोन एज गार्ज, वी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गार्ज एंड वी शेप वैली। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है ऐसी है जिसमें फ्लूवियल एंड टेक्टोनिक बोथ एक्टिविटी आर इन्वॉल्व टू फॉर्म वी शेप वैली। किसी भी वी आकार की घाटी के निर्माणकारी तत्वों में
नदी या किसी धारा के साथ साथ जब विवर्तन की प्रक्रियाएं भी शामिल हो जाती हैं, तब ऐसी वी शेप वैली को गार्ज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज क्या माना जाता है? इंडस गार्ज। इंडस रिवर का जो गार्ज है वो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज। हाउ डीप, कितना गहरा है? 5188 मीटर डेप्थ है। 5188 मीटर गहरा काटती है बिटवीन बुंजी एंड चिलास। बुंजी और चिलास के बीच 5188 मीटर गहरा गार्ज बनाती हुई सिंधु नदी पीओके में एंट्री करती, दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, वी शेप वैली और गार्ज में अंतर है इनके निर्माणकारी तत्वों को लेकर के। Although it is also formed by the erosional activity of river, but tectonic activity also involved in the formation of that। यानी इस प्रकार की आकृतियां वह नदीकृत अपर्दन के द्वारा बनती हैं, लेकिन इसमें विवर्तन की क्रियाएं भी शामिल होती हैं। सो ये ध्यान में रखे रहिएगा, और इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ये पता चलता है कि जब से नदी बह रही है धीरे 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 प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होने में बहुत समय लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कल हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि धीरे धीरे होता है, और इसीलिए जो है इसमें इरोजन जो है वह लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। तो गार्ज और वी शेप वैली में अंतर क्लियर हुआ कि नहीं? एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आई शेप वैली एंड कैनियन। कैनियन और आई आकार की घाटी में भी अंतर है। कैनियन हैज स्टीप साइड, यूजुअली कवर्ड विथ स्ट्रीम और रिवर। वह रिवर या धारा से जो है, नदी या धारा से जो है वह पूरी तरह से कवर्ड रहता है। एंड इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द सेम प्रोसेस एज गार्ज। जैसे गार्ज बनता है ना, समझिए आई शेप वैली में केवल फ्लूवियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वी शेप वैली में केवल फ्लूवियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम गार्ज और कैनियन की बात करेंगे तो हियर बोथ फ्लूवियल एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी आर इन्वॉल्व टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। यहां पर विवर्तनकीय और साथ ही जलीय क्रियाएं, इन दोनों के कारणों से जब आई आकार की घाटी बन करके आती है तो इसको हम कहते हैं कैनियन। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनियन which formed by the Colorado River in USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा बना हुआ ग्रैंड कैनियन ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। सो कैनियन, आई शेप वैली, वी शेप वैली, गार्ज, इन सब में डिफरेंस होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई सवाल है तो पूछ लो यार। अगर आप लोगों ने अभी तक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के महा रिवीजन बैच को करना नहीं शुरू किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए क्लासेस आपकी कहां हो रही हैं वो ध्यान में रखिए। 12 बजे दोपहर से ये क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, और साथ ही 2 बजे आपकी ये क्लासेस होती हैं इम्बाइब ऐप पर। तो जरूर से जरूर इन क्लासेस को आप लोग अटेंड करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कमेंट तो करते रहो। देखो कैनियन बनता कैसे है। रैपिड मूवमेंट नदी का रहता है, धीरे धीरे क्या करता है, स्लो इरोजनल एक्टिविटी ये जो है और गहरा करती चली जाती है और इसमें प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है।
जो और ज्यादा डिफरेंशिएशन कर देती है और आई शेप की वैली बना देती है ड्यू टू द वर्टिकल एंड लैटरल। इसमें देखिए क्या क्या हो गया, वर्टिकल इरोजन, लैटरल इरोजन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व टू फॉर्म द कैनियन। कैनियन को बनाने को लेकर के 3 प्रकार की जो है एक्टिविटी शामिल होती है। पहला क्या है, वर्टिकल इरोजन, दूसरा लैटरल इरोजन एंड थर्ड इज द टेक्टोनिक एक्टिविटी। नाउ रैपिड्स, हिंदी में इसको कहते हैं छिप्रिका। आप में से कोई ऋषिकेश वगैरह घूमने गया होगा तो वहां पर रिवर राफ्टिंग किया होगा। नदी का जल जब चट्टानों के ऊपर से उछल उछल करके चलता है ना, तो उसको कहते हैं रैपिड्स। हालांकि जब वहां पर आप जाते हो तो आपसे साइन करा लिया जाता है कि इन चट्टानों में अगर आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और उछल करके गिरे और सर टकरा गया, मर गया, तो इसमें राफ्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है कि आप रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हो। मर जाओगे तो आपकी अपनी क्षति है, वो उसमें किसी और की कोई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है। आप जानते बूझते यहां पर जा रहे हो मौत का खेल खेलने, तो वो बोल देते हैं ऐसा। हालांकि होता नहीं है, रेयर चांसेस में होता है दुर्घटना। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में एक आध हो जाता है। होता क्या है कि वहां पर जाइए तो फुल्ली जो है जितना उन्होंने कहा है उस चीज का फुल जो है फॉलो अप करिए। अपना दिमाग वहां पर मत लगाइए, जितना आपको समझाया गया उससे ज्यादा लगाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। रैपिड्स का मतलब होता है छिप्रिका। यहां पर आप समझिए कि ये जो है बहुत तेज पानी में ही हो सकता है कि बहुत तेज पानी आ रहा है, बीच में चट्टान पड़ी, पानी उससे टकराया और उछल गया। स्विफ्ट रिवर, बहुत तीव्र प्रवाह वाली नदियों में छिप्रिकाओं का निर्माण होता है। अगर स्लो फ्लो है तो क्या होगा, तो टकरा करके उछलेगा तो नहीं, और नदी के जल का टकरा करके चट्टानों से उछलना ही रैपिड्स कहलाता है। जैसे आप सुनते हैं ना रैपिड फायर, रैपिड फायर का क्या मतलब होता है, बहुत तेज, जल्दी 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 चीजें। तो वैसे ही रैपिड्स वहां पर बनेंगे जहां पर स्विफ्ट रिवर फ्लो होगा, या स्ट्रीम का जो फ्लो है वो बहुत स्विफ्ट होगा, बहुत तेज होगा। क्लियर है। और ये जो स्विफ्ट वर्ड आया है, एक बर्ड का नेम है। दुनिया का सबसे तेज जो है उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है, स्विफ्ट। कार नहीं समझ लो, वो स्विफ्ट कार का नाम उस पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो तेजी तीव्रता का प्रतीक है स्विफ्ट। क्लियर है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब फ्लो रहता है नदी का तो उसमें कोई लार्ज रॉक या जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो पानी बहुत तेजी से उछलता है, और कभी कभी तो आपकी राफ्ट भी उछलती है, काफी दूर तक जाकर के गिरती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है भाई। इसके अलावा रैपिड्स के बाद अगला स्ट्रक्चर है वाटरफॉल, जलप्रपात। व्हेन रनिंग वाटर फॉल फ्रॉम सम हाइट, जब बहता हुआ जल कुछ ऊंचाई से नीचे गिरे तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल, जल प्रपात। पानी बहते हुए आया और नीचे गिरा तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटरफॉल कहेंगे, जल प्रपात कहेंगे। क्लियर है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। हालांकि वाटरफॉल के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक सेशन लिया हुआ है यूट्यूब का, तो जा करके अगर वाटरफॉल के टाइप और उनके एग्जाम्पल्स और तमाम सारी चीजों को जानना है तो उस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिए आप लोग। पूरा का पूरा एक लेक्चर लेके रखा हुआ है मैंने। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल, विच वन इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट करें।
यहां पर वाटरफॉल का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जब रॉक्स की लेयर, फ्लो के दौरान रॉक्स की लेयर, कहीं पर भी हार्ड और सॉफ्ट रॉक का लेयरिंग मिल जाए, यानी नरम चट्टान और कठोर चट्टान की परत दर परत बनावट अगर कहीं पर रहेगी, तो ऐसे क्षेत्रों में वाटरफॉल का निर्माण होगा, जलप्रपात का निर्माण होगा। जलप्रपात सीधा सिंपल सा समझिए, व्हेन रनिंग वाटर फॉल फ्रॉम सम हाइट, जब बहता हुआ जल कुछ ऊंचाई से नीचे गिरे, इसी को वाटरफॉल कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। आपसे एक सवाल पूछा है मैंने, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इम्बाइब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो चले जाइए प्ले स्टोर पर और इम्बाइब के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर के इम्बाइब लिखना है। जैसे ही आप इम्बाइब लिखोगे, इम्बाइब लर्निंग ऐप दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, साइन इन में जाइएगा, साइन इन करिएगा, अपना आप फोन नंबर फीड करिएगा। उस फोन नंबर के फीड करते ही आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर दीजिएगा, आपका ऐप काम करना शुरू कर देगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, आप उनको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के तमाम सारे जो मैंने सारी क्लासेस हो रही है, उनके पीडीएफ के लिए आप संबंधित टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे डिफेंस के लिए इम्बाइब डिफेंस को, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इम्बाइब के बैंकिंग टेलीग्राम लिंक को, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्बाइब के एसएससी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, वर्ल्ड हाईएस्ट विक्टोरिया नहीं है, हाईएस्ट नहीं पूछ रहा हूं, हाईएस्ट तो एंजेल है। हाईएस्ट का मतलब हो गया ऊंचाई, लार्जेस्ट का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया, नियाग्रा, ठीक है। और आयतन में वॉल्यूम का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस वाटर फ्लो, तब विक्टोरिया है। आयतन में विक्टोरिया वाटरफॉल, लार्जेस्ट पूछेगा नियाग्रा वाटरफॉल, हाइट में अगर हाईएस्ट पूछेगा तब एंजल वाटरफॉल, एंजल जलप्रपात। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाईएस्ट, लार्जेस्ट या लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, आयतन में। क्लियर हुआ? इन तीनों में अंतर है। नाउ रिवर टेरेसेस, नदी की छतें। भाई नदी के पास भी अपनी छत बनाती रहती है। यह क्या करती है कि एलिवेट सरफेस को क्या करती है, काट काट करके एलिवेटेड बना देती है, ठीक है। एलिवेटेड सरफेस अलोंग साइड द रिवर, क्योंकि ये क्या करती है, अपनी धारा बदलती रहती है, कभी इधर से फ्लो करेगी, कभी इधर से फ्लो करेगी, और इस क्रम में एक्यूमुलेशन या सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करने लगती है, अवसादन की प्रक्रिया होने लगती है, और नदी के किनारे परत दर परत सतह बनती चली जाती है, जिसको आप टेरेसेस बोलते हैं, ठीक। यानी it formed due to erosional and sedimentational activity both। यह अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। क्लियर है? जब जो है लगातार इरोजन करती जा रही और अपने ट्रैक को भी वो चेंज करती जा रही है काफी बड़े एरिया में, तो क्या करेगी वह, टेरेसेस का निर्माण करेगी, वह जो है छतों का निर्माण करेगी, फ्लैट एलिवेटेड एरिया बना लेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो ऐसे बनता है टेरेसेस। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर बनता कैसे है, समझो। नदी क्या होती है कि धीरे धीरे कटान करते करते क्या करती है, इसको जो है चौड़ा करती चली जाती है, ठीक। नदी पहले कटान करती है, एक छोटे एरिया से होकर के बह रही है, और ये इसका किनारा है, ये क्या करेगी और काटती चली जाएगी, अपने किनारे को काफी दूर तक चौड़ा करती चली जाएगी। फिर चौड़ा करने के बाद क्या करेगी, ये और गहरा करेगी नदी।
गहराई बढ़ाती चली जाती है। लेकिन इस क्रम में इसमें वाटर फ्लो वह पूरे वर्ष भर बराबर नहीं रहता। अब वाटर फ्लो पूरे वर्ष भर बराबर नहीं रहेगा तो ये सेडिमेंटेशन स्टार्ट कर देगी, अवसादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये अवसाद धीरे धीरे जमा होते होते एक स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, टेरेसेस बन गया। ऐसे वो टेरेस का निर्माण करती है। यह अलग अलग टेरेसेस इस तरीके से बनते। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे बनेगा टेरेसेस? क्लियर है? नाउ मिंडर्स। मिंडर्स का मतलब होता है विसर्प। मिंडर्स यानी विसर्प। अब ये विसर्प क्या चीज है समझो भाई इसको। नदी क्या है, वो घूमते घामते चलती, टेढ़े मेढ़े घूमते घूमते सांप जैसी आकृति बना के चलती है, ऐसे ऐसे घूम घाम के चलती है। नदी का सांप जैसी टेढ़े मेढ़े आकृति बनाते हुए घूमते हुए चलना, ये जो सांप जैसी आकृति बना के घूम रहा है, इसी को कहते हैं मिंडर्स यानी विसर्प कहते हैं। कहने का मतलब है वाइंडिंग कर्व्स आर लूप फॉर्म बाय द रिवर और स्ट्रीम। सिंपल टर्म में अगर आपको कहें तो वाइंडिंग कर्व आर लूप फॉर्म बाय द रिवर और स्ट्रीम, धारा द्वारा बनाया गया कर्व या लूप टाइप का स्ट्रक्चर जो बन करके आता है ये। इट इज कॉमनली अकर इन मिडिल एंड लोअर पाथ ऑफ द रिवर। यह जो है नदी के मध्यम अवस्था और जो है लोअर पाथ निचले हिस्सों में जाकर के बनता है, यानी डेल्टाई क्षेत्रों में। तो जब ये सेडिमेंटेशन होना शुरू होता है, अवसादन होना शुरू होता है, तब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो इट इज ड्यू टू इरोजनल एंड सेडिमेंटेशनल एक्टिविटी बोथ। और जब सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये मेंडर्स क्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके यहां पर इरोजनल एक्टिविटी करते करते सीधा हो जाएगा, इधर ये पूरा लेक बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो झील। इसको हिंदी में ऑक्सबो भी कहते हैं और गोखुर भी कहते हैं। हिंदी में इसको ऑक्सबो या गोखुर झील भी कहते हैं। When river left their meanders and the stream are straight after cutting the edge of meanders, the structure is known as oxbow lake. जब नदी विसर्प को काट करके सीधा कर देती है और विसर्प को जल को छोड़ देती है तो वह एक झील का स्वरूप ले लेता है, जिसकी आकृति वह गाय के खुर जैसी होती है, बैल के खुर जैसी होती है, और इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ऑक्सबो झील कहा जाता है। गाय के खुर जैसी आकृति वाली झील। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं पर कोई सवाल हो तो पूछ लो यारो। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यू शेप कॉलर ऑफ एन ऑक्स हार्नेस की अगर हम बात करें, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है, हिंदी में गोखुर कहा जाता है। क्लियर है? नाउ रिवर बार्स। रिवर बार्स का मतलब हो गया सैंड ग्रेवल्स आकर के नदियों के ओल्ड, जैसे जैसे नदियां ओल्ड होती चली जाती है उनकी गति धीमी होती चली जाती है, तो नदियों के बीच में क्या होता है, मिडिल ऑफ द रिवर में जो है बालू के टीले जमा होने लगते हैं, बालू सेडिमेंट होने लगता है। सैंड सेडिमेंटेशन के कारण इस प्रकार की आकृति होती है, और इसके कारण क्या होता है कि अपने फ्लो को ये चेंज करती रहती है। ड्यू टू द चेंज इन द फ्लो ऑफ वेलोसिटी, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म इन द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। नदी के बहाव के बीचों बीच जब उसकी धारा की तीव्रता कम होती चली जाती है और अवसादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तब इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर है रिवर बार्स के बारे में, समझ में आया कि नहीं? जय हिंद आदित्य केशरी जी। नाउ कम टू द पॉइंट बार। होता क्या है कि पॉइंट बार का मतलब हो गया जब रिवर बार है वह पॉइंटेड फॉर्म में हो जाए। जनरली आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कभी अगर आप प्रयागराज गए हो तो वहां पर पॉइंटेड बार गंगा नदी के बीच में काफी बने हुए हैं, ठीक है। जनरली होता क्या है कि नदी जब बेंड करती है और वहां पर बीच बीच में सेडिमेंटेशन खूब होता है तो वो पॉइंटेड बार बनाती है। जनरली पॉइंटेड बार फॉर्म्ड इन द मेंडर्स, नदी विसर्प में पॉइंटेड बार बनते हैं जनरली। क्योंकि होता क्या है कि नदी जो है वो कटान करते हुए इस तरीके से आती है और पॉइंट बनाते हुए सेडिमेंटेशन को काटती रहती है, तो इस तरीके का संरचना बन करके आ जाता है नदी के बीचों बीच में, जो कि सैंड से बना होता है, बालू से बना होता है, और इसे हम पॉइंटेड बार कहते हैं। क्लियर? यानी सेडिमेंटेशन का स्लो डिपोजिशन हो रहा है और इनर कर्व ऑफ द मेंडर्स सपोर्ट इट। विसर्प का जो आंतरिक घुमाव है इसके बनने में मदद कर देता है। नाउ नेचुरल लीव, नदी का प्राकृतिक किनारा। भाई नदी अपने प्राकृतिक किनारे से होकर के बहती है, लेकिन अगर इसने प्राकृतिक किनारे को तोड़ दिया, एलिवेटेड लैंडफॉर्म फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इज नोन एज नेचुरल लीव। नदी के दोनों तरफ जो इलोंगेटेड एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है उसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी अपने तटबंधों को छोड़ करके जब ओवरफ्लो करने लगती है तो उसको हम कहते हैं फ्लड, बाढ़। जल का अपने तटबंध को तोड़ करके बाहर आ जाना फ्लड है। बाढ़ का सिर्फ इतना मतलब होता है, वो नदी में हो, चाहे बाल्टी के पानी में भी हो, चाहे लोटे के पानी में भी हो, हमेशा फ्लड ही बोलते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं कि वाटर फ्लडेड आउटसाइड द ग्लास ना, तो ग्लास का पानी क्या हुआ, उससे आप भरते चले गए तो किनारे को छोड़ करके बाहर आ गया, फ्लडेड आउटसाइड द ग्लास बोलते हैं। ऐसे ही फ्लडेड, रिवर फ्लडेड कब होंगी, तो जब अपने बैंक को, नेचुरल बैंक को छोड़ करके वो बाहर बहने लगेंगे। क्लियर है? नाउ एलुवियल फैंक्स, जलोढ़ पंख, इनको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ पंख। समझिए, नदी जब पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है तो इसकी धारा कई पार्ट में टूट जाती है चट्टानों के कारण, और ये जो चट्टानों के कारण कई पार्ट में टूट करके ये धारा जो फ्लो करती है एक पंख जैसी आकृति बना लेती है, इसको हम कहते हैं एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख। और एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल कोन, जलोढ़ शंकु। तो many alluvial cone combine to form alluvial fan and many alluvial fan combine to form। अगर बहुत ज्यादा alluvial fan आपस में जुड़ जाए, जैसे यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी ढेर सारे alluvial fan एक साथ मिल जाए, that structure is known as भाभर प्लेन। इसको जो है भाभर का मैदान कहते हैं। Here streams are invisible sometime, यहां पर कभी कभी धाराएं विलुप्त हो जाती, क्योंकि दूर से देखने पर क्या होगा, केवल चट्टाने चट्टाने नजर आ रही हैं, बीच में पानी गायब हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संरचना बन करके आती है, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन एंड भाभर प्लेन। मैनी एलुवियल कोन कंबाइंड टू फॉर्म, देखिए यहां पर एक कोन ये बना हुआ है, दूसरा कोन ये बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है, चौथा, पांचवा, ढेर सारे कोन बने हुए हैं। तो मैनी एलुवियल कोन कंबाइंड टू फॉर्म एलुवियल फैन, ढेर सारे जलोढ़ शंकु मिल करके जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि ढेर सारे जलोढ़ पंख मिलकर के भाभर के मैदानों का निर्माण करते हैं। सवाल
आप लोगों से पूछा गया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट को आपने ध्यान में रखे रहिएगा, कहीं पर मिस मत कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करिएगा। क्लियर है? और अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब लेंस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और इम्बाइब लेंस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को 3D में पढ़ पाए। 3D में पढ़ने के लिए बेहद जरूरी है इम्बाइब लेंस ऐप। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप किसी भी चीज को 3D में पढ़ पाएंगे। आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है और उसके कीवर्ड को टच कर दीजिए, उसको 3D में एक्सप्लेन करेगा आपको। तो अपने आप के स्टडी को आप जो है AI ऐप से जोड़ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के साथ जोड़ लीजिए। एलुवियल फैन के बनने की प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं? जैसे ये एक एलुवियल कोन हो गया, एक एलुवियल कोन इधर बन गया, अब ये पूरा का पूरा एरिया कहलाएगा भाबर प्लेन, भाबर का मैदान। दिस प्लेन इज नोन एज भाबर। क्लियर है? नाउ फ्लड प्लेन आपके दिमाग में आएगा, फिर बाढ़ का मैदान क्या होता है? अगर एलुवियल प्लेन हो गया तो ये बाढ़ का मैदान क्या होता है? बाढ़ के मैदान में नदी क्या होती है? तटबंधों को तोड़ करके बाहर निकल जाती है, और जहां पर हर साल ऐसा काम करती है उस एरिया की मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर सॉइल कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। बेहद उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? खादर सॉइल। जहां पर हर साल एरिया फ्लडेड हो जाता है, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। लेकिन जहां पर पहले कभी बाढ़ आती थी लेकिन अब बाढ़ आनी बंद हो गई, नदी का पहले कभी वहां से बहती थी लेकिन अब वहां पर नहीं पहुंचती है, कभी कभी कोई डैम वगैरह से पानी छोड़ दिया जाए तो अपने पुरानी धारा पर आ जाती है। जैसे लाल किले से होकर के यमुना नदी बह रही थी पहले, लेकिन धीरे धीरे बहुत दूर हो गई लाल किले से, लेकिन जब पानी छूटा तो वापस अपने पुराने जगह पर चल दी कि चलो भाई हमारा पुराना घर है, टहल घूम के आते हैं। लाल किले से मिले हुए यमुना जी को बहुत दिन हो गया था, मिल लिया, है ना? तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। आदित्य जी नदी विसर्प के बारे में पूछ रहे हैं। नदी विसर्प का मतलब है नदी जो है टेढ़े मेढ़े सांप जैसी आकृति बना करके घूमती है ड्यू टू द इरोजनल एंड सेडिमेंटेशनल एक्टिविटी। सांप जैसी आकृति बना लेना, वही विसर्प है और कुछ नहीं है। जय हिंद पुष्पेंद्र जी। क्लियर हुआ कि नहीं? खादर और बांगर समझ में आया कि नहीं? नाउ नदी जब समुद्र से मिलने पहुंचती है तो सारा दमखम समाप्त हो चुका रहता है, जितना ले करके आई रहती है सब सेडिमेंट करना शुरू करती है और टुकड़ों में टूट जाती है। टुकड़ों में नदी टूट करके फिर समुद्र से मिलती है। सपोज करिए ये समुद्र से मिलने के लिए आई तो ऐसे छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये ऐसी आकृति बना लेता है, इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जय हिंद मीना जी। समझ में आया कि नहीं? डेल्टा क्या है? नदी का लास्ट मोमेंट पर जब समुद्र से मिलने जाती है, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती हुई, वितरिका बनाती हुई, कई सारी नदियों के चैनल में टूटती हुई जाकर के समुद्र में मिलती है और बीच में सेडिमेंटेशन करती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेल्टा। अलग अलग नदियों के डेल्टा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनको किसी और क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए अभी यहीं तक, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस। बाय बाय। जय हिंद ऑफिसर्स। Keep imbibing. We believe in you.